हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का छठा पाठ। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह एक निबंध है। लेखक का यह निबंध उन लोगों की चेतना जागृति करने के लिए है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। जिस समय लेखक ने यह निबंध लिखा उस समय स्त्रियों को पढ़ाना व्यर्थ माना जाता था या स्त्रियों को पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता था। लोगों का यह मानना था कि जो स्त्रियां पढ़ लिख जाती हैं वो अनर्थ करती हैं या वो अपने आज़ादी के लिए या अपने हक के लिए ज़्यादा ही स्वच्छंद हो जाती हैं तथा कभी भी वो घर के अंदर शांतिपूर्वक नहीं रह पाती और परिवार के विघटन का कारण बनती हैं। इस निबंध की एक विशेषता यह है कि परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे बेकार मानकर छोड़ देने की बात कही गई है। आप सब मानते होंगे कि हर ज़माने में कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनका कोई न कोई महत्व होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने ज़माने की मान्यताएं हैं वो सारी हर समय बिल्कुल सही और सार्थक हों। ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें पुराने ज़माने में सही होती थी वो आज के ज़माने में समय के साथ साथ बदल चुकी होती हैं और जो चीज़ें पुराने ज़माने में बुरी मानी जाती थी आजकल उन्हें सही माना जाता है। यानी समय के साथ साथ रीति रिवाज, परंपराएं और तौर तरीके भी बदल जाते हैं। इसी प्रकार लेखक ने माना है कि पुराने ज़माने में औरतों को पढ़ाना व्यर्थ माना जाता था या परिवार के विघटन का कारण माना जाता था, लेकिन आज शिक्षा को एक बहुत आवश्यक वस्तु माना गया है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन सफल बनाता है तथा कोई भी अनर्थ नहीं होता, बल्कि उसे समय समय पर ज्ञान के द्वारा या शिक्षा के द्वारा मुसीबतों का सामना करने की भी हिम्मत मिलती है तथा जीने की सही राह भी उसे नज़र आ जाती है। लेखक के समय में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो स्त्री शिक्षा को घर और समाज दोनों के लिए हानिकारक मानते थे। यानी स्त्रियों को यदि पढ़ाया गया तो घर के लिए भी सही नहीं होगा और समाज के लिए भी हानिकारक होगा। इन लोगों का काम समाज में बुराइयां और अनीतियों को समाप्त करना था। स्त्री शिक्षा के विरोध में ये लोग अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। यानी उन्होंने अनेक प्रकार से तर्क दिए कि स्त्रियों को पढ़ाना बुरा काम है, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। इस बात के पक्ष में वो अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार प्राचीन भारत में संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियां गवार भाषा का प्रयोग करती थी। यानी पुराने ज़माने में जो संस्कृत के नाटक थे उसमें स्त्रियां भी ऐसी भाषा बोलती थी जो कि गवारों की भाषा मानी जाती थी। इसलिए उस समय की स्त्रियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। कम पढ़ी लिखी शकुंतला ने दुष्यंत से ऐसे कटुवचन बोले कि उसने अपना सर्वनाश कर लिया। यानी यदि कम पढ़ने से ही शकुंतला इतना बड़ा अनर्थ कर सकती है तो यदि वह ज़्यादा पढ़ लेती तो कितना बुरा काम होता। यह उसके पढ़े लिखे होने का ही फल था। उस समय स्त्रियों को पढ़ाना समय बर्बाद करने के समान माना जाता था। लेखक ने इन सब व्यर्थ की बातों का उत्तर दिया है। यानी लेखक का यह मानना है कि स्त्रियों को क्या बल्कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। नाटकों में स्त्रियों का संस्कृत न बोलना उनका अनपढ़ होना सिद्ध नहीं करता। वाल्मीकि की रामायण में जब बंदर संस्कृत बोल सकते हैं तो उस समय की स्त्रियां संस्कृत क्यों नहीं बोल सकती। ऋषि पत्नियों की भाषा तो गंवारों जैसी नहीं हो सकती। कालिदास और भवभूति के समय तो आम लोग भी संस्कृत भाषा बोलते थे। इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि उस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी, बल्कि प्राकृत भाषा में बात करना अनपढ़ होना नहीं था। प्राकृत उस समय की प्रचलित भाषा थी। इसका प्रमाण बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथों में मिलता है, क्योंकि उस समय जो प्रचलित भाषा थी उसमें भी तो शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।
तो उस समय जब जो प्रचलित भाषा थी वो प्राकृत थी और उसी का प्रयोग शिक्षा प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता था। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में मिलते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ त्रिपिटक प्राकृत भाषा में ही है, इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही हैं। यदि उनको लिखने वाले अनपढ़ थे तो आज के सभी अखबार संपादक अनपढ़ हैं। वे अपनी अपनी प्रचलित भाषा में अखबार छापते हैं, यानी जो भी क्षेत्रीय भाषा होती है, जो भी हमारी राज्य की भाषा होती है, हम उसी में अखबार छापेंगे और उसी में साहित्य का निर्माण भी होगा। जिस तरह हम बांग्ला, मराठी, हिंदी बोल, पढ़ और लिख कर स्वयं को विद्वान समझते हैं, उसी तरह पुराने समय में पाली, मगधी, महाराष्ट्री, शौरसैनी आदि भाषाएं पढ़कर वे लोग सभ्य और शिक्षित हो सकते थे। जिस भाषा का चलन होता है वही बोली जाती है और उसी भाषा में साहित्य लिखा जाता है। उस समय के आचार्यों के नाट्य संबंधी नियमों के आधार पर पढ़े लिखे होने का ज्ञान नहीं हो सकता। जब ये नियम बने थे उस समय संस्कृत सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं थी, इसलिए उच्च पात्रों से नाटकों में संस्कृत और स्त्रियों तथा अन्य पात्रों से प्राकृत भाषा का प्रयोग करवाया गया था। उस समय स्त्रियों के लिए विद्यालय थे या नहीं इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, परंतु इसके आधार पर हम स्त्रियों को अनपढ़ और असभ्य नहीं मान सकते। कहा जाता है कि उस समय विमान होते थे जिससे एक द्वीपांतर से अन्य द्वीपों तक जाया जा सकता था, परंतु हमारे शास्त्रों में इसके बनाने की विधि कहीं नहीं दी गई है। उस समय जहाज होने की बात से इनकार तो नहीं करते, अपितु गर्व ही करते हैं कि उस समय भी हमने विमान बना लिया था। फिर यह कहाँ का अन्याय है कि उस समय की स्त्रियों को ही शास्त्रों के आधार पर मूर्ख, असभ्य और अनपढ़ बता दिया गया। लोग हिंदू वेदों की रचना को ईश्वरकृत मानते थे, यानी लोगों का यह मानना है कि जो वेद हैं, जो हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं वेद, उनकी रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने भी मंत्रों की रचना स्त्रियों से कराई है, यानी उनमें भी कई स्त्रियों की नाम आते हैं। प्राचीन भारत में ऐसी कई स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े पुरुषों से शास्त्रार्थ किया तथा उनके हाथों सम्मानित हुई हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना लिखी हुई है। उन स्त्रियों को सभी प्रकार के काम करने की इजाज़त थी, तो उन्हें पढ़ने लिखने से क्यों रोका जाता। स्त्री शिक्षा विरोधियों की ऐसी बातें समझ में नहीं आती तथा ये लेखक की समझ से परे हैं। अत्रि की पत्नी, मंडन मिश्रा की पत्नी, गार्गी आदि अनेक विदुषी नारियों ने अपने पांडित्य से उस समय के बड़े बड़े आचार्यों को भी मात दे दी थी। यानी ये जरूरी नहीं है कि केवल पुरुष ही ज्ञानी हो सकते हैं, बल्कि पुराने ज़माने में पैदा हुई जो विदुषी नारियां थी उन्होंने बड़े बड़े आचार्यों को भी मात दी थी, यानी हरा दिया था अपने ज्ञान के दम पर। तो क्या वे स्त्रियों को कुछ बुरा परिणाम भुगतना पड़ा, यानी क्या वो स्त्रियां कुछ अनर्थ कर गई। यह सब उन लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं जो स्त्रियों को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को अपने से कमज़ोर या निम्न रखना चाहते हैं, इसलिए जिनका अहंकार स्त्री को दबाकर रखने से संतुष्ट होता है तो वे स्त्री को अपने बराबरी का अधिकार कैसे दे सकते हैं। यानी ऐसे लोग केवल स्वार्थी हैं तथा उनका जो दृष्टिकोण है वह संकीर्ण होता है। यदि उनकी बात मान भी ली जाए तो पुराने समय में स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु आज बदलते समय के साथ स्त्री शिक्षा अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। जब हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पुराने रीति रिवाजों को तोड़ दिया है तो इस पद्धति को भी हम क्यों नहीं तोड़ सकते। यदि उन लोगों को पुराने समय में स्त्रियों के पढ़े होने का प्रमाण चाहिए तो श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में रुक्मिणी के हाथ का लिखा हुआ कृष्ण को पत्र बड़ी विद्वता भरा है। यानी भागवत, हमारी जो भागवत पुस्तक है, भागवत गीता है, उसमें दशम स्कंद में रुक्मिणी ने अपने हाथ से लिखकर एक पत्र श्री कृष्ण को दिया था,
जिसमें यह दिखाया गया है कि वह पत्र बहुत कुशलता से लिखा था। उसके यह पढ़े लिखे होने का प्रमाण नहीं है क्या? यानी उस समय भी वो ऐसी स्त्रियों के बारे में बता रही हैं जो पढ़ी लिखी होती थी। वे लोग भागवत की बातों से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पुरानी पुस्तक है। स्त्री शिक्षा विरोधियों के अनुसार यदि स्त्रियों को पढ़ाने से कुछ बुरा घटित होता है तो पुरुषों के पढ़ने से भी क्या उससे भी बुरा घटित नहीं होगा? यानी यदि अनर्थ केवल स्त्रियां कर सकती हैं तो पुरुष भी तो अनर्थ कर सकते हैं। यानी पुरुषों में और स्त्रियों में कुछ भी अंतर नहीं होता। समाज में होने वाले सभी बुरे कार्य पढ़े लिखे पुरुषों की देन है। यानी यह भी देखा गया है कि यदि पढ़ी लिखी स्त्रियां कोई भी गलत कार्य कर देती हैं या उनसे कोई भी अनर्थ हो जाता है तो क्या केवल पढ़े लिखे पुरुष हमेशा सही कार्य करते हैं? बल्कि यह देखा गया है कि बुरे कार्य पढ़े लिखे पुरुषों की भी देन है। यानी कोई कितना ही महात्मा बन जाए उससे भी अवश्य कोई ना कोई चूक हो जाती है। तो क्या पाठशालाएं, कॉलेज आदि सब बंद कर देने चाहिए? शकुंतला का दुष्यंत का इस तरह से अपमान करना स्वाभाविक बात थी। एक पुरुष स्त्री से शादी करके उसे भूल जाए और उसका त्याग कर दे तो क्या वह स्त्री चुपचाप सहन कर लेगी? वह अपने विरुद्ध किए गए अन्याय का विरोध तो करेगी ही। यह कोई गलत बात तो नहीं है, इसलिए शकुंतला को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सीता जी भी तो शकुंतला से अधिक पवित्र मानी जाती हैं। उन्होंने भी तो अपने परित्याग के समय राम जी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने सबके सामने अग्नि में कूदकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया था। फिर लोगों की बातें सुनकर उसे क्यों छोड़ दिया गया? यह राम जी के कुल पर कलंक लगाने वाली बात है। यानी श्री राम तो पढ़े लिखे थे, फिर उन्होंने इस प्रकार का अनर्थ क्यों किया? सीता जी का त्याग क्यों किया? सीता जी ने तो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विरुद्ध हुए अन्याय का विरोध अनपढ़ों की भांति क्यों दिखाया? यानी सीता भी जो थी वो पढ़ी लिखी स्त्री थी, फिर भी उन्होंने अपने विरुद्ध किए गए अन्याय को चुपचाप सहन कर लिया था। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जब मनुष्य अपने विरुद्ध हुए अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाता है। इसमें उसके पढ़े लिखे या अनपढ़ होने का कोई अंतर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो स्वाभिमान होता है उसके द्वारा प्रेरित होकर ही वह अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। पढ़ने लिखने से समाज में कोई भी अनर्थ नहीं होता। अनर्थ करने वाले अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। अनर्थ का कारण दुराचार और पापाचार है। यानी कोई भी अनर्थ जब होता है, कोई भी बुरा कार्य जब होता है, उसका कारण केवल लोगों की बुरी भावनाएं होती हैं, लोगों के बुरे कार्य होते हैं। पढ़ाई लिखाई का इसमें कोई भी काम नहीं होता। स्त्रियां अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकें उसके लिए स्त्रियों को पढ़ाना आवश्यक है। जो लोग स्त्रियों को पढ़ने लिखने से रोकते हैं उन्हें उचित दंड दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को अनपढ़ रखना समाज की उन्नति में रुकावट डालना है। शिक्षा शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है। इसमें सीखने योग्य सभी कार्य समाहित होते हैं, तो पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। यानी जब हम कुछ अच्छा कार्य सीखते हैं, किसी चीज़ को करने का तरीका सीखते हैं, तो वह भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कारण लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोका जाए तो यह ठीक नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाए। लड़कों की भी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, फिर स्कूल कॉलेज क्यों बंद नहीं किए गए? दोहरे मापदंडों से समाज का हित नहीं हो सकता। यदि विचार करना है तो स्त्री शिक्षा के नियमों पर विचार करना चाहिए। उन्हें कहाँ पढ़ना चाहिए, कितनी शिक्षा देनी चाहिए, किससे शिक्षा दिलानी चाहिए। परंतु यह कहना कि स्त्री शिक्षा में दोष है, यह पुरुषों के अहंकार को सिद्ध करता है। अहंकार को बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा लेना उचित नहीं है। यानी केवल स्त्रियों को अपने से कमज़ोर या निम्न स्तर पर बनाए रखना ठीक नहीं है, बल्कि उन्हें भी अभिव्यक्ति का उचित मौका मिलना चाहिए। और यदि कोई लड़की पढ़ लिख जाती है तो वह एक वंश क्या 2 वंशों को उज्ज्वल करती है, तथा एक पढ़ी लिखी स्त्री ही अपने पति को, अपने बच्चों को तथा अपने सास ससुर को
अच्छी शिक्षा दे सकती है तथा उनकी देख रेख भी कर सकती है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।